ये वर्ष सब हम गायत्री मंत्र का दोबारा से उच्चारण करते हैं और अपनी वाणी को पवित्र करें और मन में ये चिंतन करें, प्रभु से प्रार्थना करें, हमारी बुद्धि को सात्विक पवित्र बनाएं, हमें प्रेरित करें कि हम सद्मार्ग के प्रतीक बने। ठीक ही सद्बुद्धि की कामना करते हुए ये मंत्र बोलें। आदरणीय स्वामी आदित्य वेश जी, आदरणीय श्री हुसैन जी जो इस बैठक का संचालन कर रहे हैं, और सभी उपस्थित मेरे सम्मानित आर्य समाज के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता साथी और पूजा के उनके मार्ग। अभी तरसेम लाल जी ने एक भूमिका बनाते हुए अपने आर्य समाज के माध्यम से पिछले दिनों किए हुए कार्य का थोड़ा एक विवरण दिया कि जो बाढ़ की त्रासदी आई तो आर्य समाज धर्मशाला ने उसमें सबसे पहले यहाँ पर एक अपना पहल की और अपने साथियों से ही सहयोग इकट्ठा करके जो लोग जरूरतमंद थे उन तक पहुँचाए। उसी समय मैंने देखा कि पूरे देश में बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रचार शुरू किया और किसी न किसी रूप में सहायता लोग पंजाब में भेजने लगे। ज़्यादातर धार्मिक संगठन सामने नहीं आए, बल्कि और दूसरे संगठन ज़्यादा आए। उस समय मैंने एक अपील निकाली, थोड़ी सी 2 मिनट की, यह समझ कर के ऐसे मौके पर यदि आर्य समाज नहीं मिलता तो लोगों के मनों में ये संदेह होगा कि आर्य समाज ने ये कार्य छोड़ दिया। प्राचीन हमारी जो इतिहास की जो उपलब्धियां हैं उनमें ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि जब भी समाज में कोई त्रासदी आई, कोई विपत्ति आई, अकाल पड़ा हो, बाढ़ आई हो, भूकंप आए हो, महामारियाँ फैली हों, तब आर्य समाज ने अपना खुल करके लोगों की मदद की। आपको ध्यान होगा जब कोरोना था उस समय चारों तरफ हाहाकार मच गया। भारत में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। एक ऑक्सीजन सिलेंडर जिसकी कीमत 2-2.5 हज़ार रुपये होती है तो 40-40 हज़ार रुपये में बिक रहा था, और रोगी अस्पताल में है तो ऑक्सीजन की कमी से की मौतें हो रही थी। तब हमने भी इस बात के लिए जो अपील की, आप आश्चर्य करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका वहाँ पर आर्य समाज है, किंतु ये दोनों ही देश काले लोगों के देश हैं। वहाँ मूल रूप से जो वहाँ के निवासी हैं वो जुलू जाति के लोग हैं, किंतु वहाँ जो आर्य समाज के लोग थे उन्होंने हमें लगभग 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजे कि ये मशीनें हम आपको भेज रहे हैं, जो रोगी चाहे इसको उनके बेड के साथ लगा दो, प्लग लगा दो, उसको कंटिन्यूस ऑक्सीजन मिलती रहेगी, सिलेंडर की जरूरत नहीं, ये खुद पैदा करता रहेगा ऑक्सीजन। और उस समय यहाँ पर उस कंसंट्रेटर की कीमत जो बाजार में थी लगभग 80,000 रुपये, उन्होंने वो हमें लगभग 40-45 लाख रुपए की एक तरह से सहायता भेजी। हमने महर्षि दयानंद ऑक्सीजन बैंक खोला और घोषणा करी कि जिसको भी चाहिए ऑक्सीजन वो मुफ्त में यहाँ से प्राप्त करे, कोई पैसा उससे नहीं लिया जाएगा। सिर्फ एक गारंटी के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को साथ लेके आओ जिसको हम जानते हों, थोड़ा पहचान की दृष्टि से वो आ जाए, वो अपनी जिम्मेदारी ले और उसके बाद उसको लौटा दे जब उसकी जरूरत पूरी हो जाए। अब तक भी बहुत सारे रोगी जिनको ये पता है कि यहाँ ऑक्सीजन बैंक है इनके पास, वो अभी तक भी उसका सदुपयोग करते हैं। 1000 ऑक्सीमीटर या ऑक्सीजन शरीर में कम है कि नहीं है, वो एक छोटी सी आती है, वो उन्होंने भेजा कि आप संस्थाओं में बांट दो। गुरुकुल हैं, 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें 4-5 ऑक्सीमीटर बहुत है। अध्यापक सब बच्चों की रोज सुबह देख सकता है, अगर किसी को कोरोना के कारण से ऑक्सीजन कम होगी तो पता लग जाएगा। तो ऐसे करके वो सहायता हमने प्रारंभ की। हमारे सारे उपदेशक, भजनोपदेशक, सन्यासी, प्रचारक, पुरोहित आर्य समाजों के, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, कहीं जा नहीं रहे थे,
और ये सब लोग जिनका एक प्रकार से जीवन का आधार ये प्रचार में जो मिलने वाली दक्षिणा आदि होती है, उसी से वो अपने बच्चों की पढ़ाई, घर के कार्य चलाते हैं। तो सबके बंद हो गए और वो बहुत निराश हो गए कि अब हम कैसे चलेंगे, क्योंकि इसका तो पता नहीं कितने दिन तक ये चलेगा। तब भी फिर हमने निर्णय किया सार्वजनिक सभा की तरफ से, इन सबों को समय समय पर बुलाकर 15 दिन में कभी सन्यासी बुलाए 50, तो उनका आर्थिक सहयोग किया। फिर भजनोपदेशक जितने जरूरत थे, किसी को 11,000, किसी को 5,000, किसी को 15,000, और ऐसे विद्वान भी थे कई जो बहुत संकट में थे, बीमार भी हो गए थे, उनको और बड़ी राशि भी उस समय दी गई। कई संस्थाएं जहाँ बहुत आर्थिक बोझ था उनकी मदद की गई। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि और पीछे जाएं तो लेह फैला था और गुजरात में भूकंप आया था भयंकर 26 जनवरी को, आज से लगभग 30 साल पहले। तो वहाँ पर जीवन प्रभात एक संस्था खोली है समाज में, जिनके माँ बाप मर गए, उन बच्चों को गोद ले लिया सबको, और सैकड़ों सैकड़ों बच्चों का पालन पोषण करके उनको अपने पैरों पर खड़ा किया, सारा खर्चा उसका उठाया। और जितने अनाथालय आर्य समाज के आप देखते हो जगह जगह, फिरोजपुर से लेकर बरेली तक, विदेशों में भी हैं, उन सबों में भी ऐसे बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं, जिनके माता पिता नहीं होते हैं, या पिता नहीं है, कोई आय पैसा कमाने वाला घर में नहीं रहा है, माँ रहेगी विधवा, उसके पास कोई साधन नहीं है, तो ऐसे बच्चों को भी निःशुल्क उनको पढ़ाया जाता है। तो आर्य समाज का ये बहुत बड़ा कार्य रहा है समाज के सामने, सब इसकी प्रशंसा करते हैं। अब बाढ़ आई, उसका इतना प्रचार हुआ टीवी पर, सब जगह, कोई बोले ना, तो ये बड़ा थोड़ा पटासा लगा। तो मैंने बहुत सामान्य सा संक्षेप में अपील की थी, तो कुछ हमारे साथी सामने आए। अब जैसे संन्यास आश्रम गाजियाबाद है, उसमें प्रधान के पद पर मैं ही हूँ, मैं ही देखता हूँ उसको, क्योंकि पहले स्वामी चंद्रवेश जी थे वहाँ पर, उनके देहांत के बाद मैं प्रधान था, तो उन्होंने प्रधान पद मुझे दे दिया। पिछले 3 साल से वहाँ पर सामान इतना इकट्ठा हो जाता होता रहता है कि बच्चे तो थोड़े पढ़ते हैं, 40 के करीब है, तो सामान बच जाता है, चावल, चीनी, दाल वगैरह। वो गुरुकुल धीरनवास जहाँ स्वामी जी प्रधान बनाए हुए हैं, उस गुरुकुल का संचालन ये करते हैं। वहाँ ऐसे बच्चे भी आ गए थे जिनसे फीस नहीं लेते थे, फीस को ज़्यादा नहीं थी, तो 2,500-3 हज़ार रुपये महीने का खर्च था, वो भी जो नहीं दे पाते थे, तो ऐसे काफ़ी बच्चे हो गए थे। तो संन्यास आश्रम से एक महीने में 20-20, 30-30 हज़ार रुपये के चावल, चीनी, दाल, तेल वगैरह के साथ काम भिजवाते। इस बार जब ये बात आई तो मैं वहाँ गया था, किसी काम से मीटिंग करी कमेटी की, और मैंने ये प्रस्ताव रखा कि हमें यहाँ से भी कुछ भेजना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत मन बनाया, अपील निकाली, बहुत लोगों ने, एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपया मुझे दिया था, उसमें मेरे सामने की बात है। और बाकी जो सामान इकट्ठा था वो सारा, जैसे बताया तरसेम जी ने कि काफ़ी सामान वहाँ से 3-4-5 लाख रुपये का आया। तो सब हमारी प्रेरणा का ही परिणाम रहा, नहीं तो वो सुस्त बैठे थे, किसी में रुचि ज़्यादा थी नहीं। गंगो आर्य समाज है, वहाँ के प्रधान है देवेंद्र सैनी, और वो जिला सभा के भी प्रधान रहे हुए हैं, तो उनको प्रेरणा हो गई, वो वहाँ से चले गए। कसंडी आर्य समाज है, तो उसी आर्य समाज के हमारे बहुत मजबूत साथी हैं ठेकेदार जयसिंह जी, जो हमारी सभा के भी विद्या सभा जो है कामरी उसके सदस्य हैं। उन्होंने खुद अपनी तरफ से 1.5 लाख रुपये दिया, और उस आर्य समाज को भी कहा कि तुम अलग से इकट्ठा करके भेजो। राजस्थान आर्य विद्यालय की तरफ से बहुत बड़ी राशि उन्होंने इकट्ठी करके भिजवाई। रायबरेली में एक बहन जी है, वो प्रधान है वहाँ की। 2 साल पहले मैं गया था, ऐसे किसी प्रोग्राम में उन्होंने आमंत्रित किया था, मेरी अपील देख करके उनका फ़ोन आया, मुझे हमने देखा है, हम भी कुछ सहयोग कर देना चाहते हैं, हमें बताओ कहाँ भेजें। तो 50,000 रुपया उन्होंने तुरंत भेजा। ऐसे करके कुछ ही लोगों ने वो राशि भेजी जो यहाँ पहुँची। और मैं समझता हूँ कि ओम प्रकाश जी तो क्योंकि थोड़ा उनको दिक्कतें भी है, शारीरिक ढंग से उतना वो खुद में काम नहीं कर पाते, परंतु उन्होंने कहा हम सलाह करके बता देंगे। तो नहीं हुआ, तो फिर मैंने ये समझा कि क्योंकि इलाके के पास में है, तो तरसेम जी से मैंने चर्चा की, बोले हम सलाह कर लेते हैं क्या हो सकता है। और फिर आप लोगों ने उन सब को बहुत संतुष्ट होकर के गए कि हमारा जो सामान था वो सही जगह पहुंच गया। ये आपकी वजह से जो विश्वसनीयता बनी, नहीं तो लोगों को संदेह हो जाता है, पता नहीं भेजा नहीं भेजा, क्या हुआ, बीच में तो नहीं खा गई पैसा। 20 बातें सामाजिक जीवन में होती हैं, तो हमारी सारे समाज की वजह से, क्योंकि ये इतनी अच्छी जगह बन गया है कि यहाँ आने के बाद हम भी निश्चिंत हो गए कि अब जो सामान जिसका भी जाएगा वो सही जगह जाएगा, और वो सही जगह गया। आपने बाकायदा ड्यूटियाँ लगाई सबकी, वो खुद जाके उन लोगों को साथ लेके गए
और उनकी सबकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा, इतनी बढ़िया हमारे वहाँ के कार्यकर्ता हैं, हमारी इतनी सेवा की उन्होंने, खान पान से लेकर रहने की, ले जाने की। तो ये आर्य समाज बरनाला को वास्तव में ये बहुत बड़ा श्रेय है इस बात का कि वो जो हमने तो अपील ही करी, किंतु उसको क्रियान्वित अपील को आपने करवाया। और आप यहाँ नहीं होते, इस तरह से इतने सक्रिय तो वो नहीं हो पाता, तो फिर बड़ा मान झेलना पड़ता है। अब ये वहाँ से आकर के तो कोई छाट नहीं सकता कहाँ जाए, किसको सही देना है, किसको नहीं देना है। आपने बिल्कुल सही चयन करके बंटवाई वो सारी सामग्री। तो सर्वप्रथम तो इसके लिए मैं आर्य समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज आपने ये जो कैलेंडर का विमोचन किया, ये भी एक किसी सक्रिय आर्य समाज का एक तरीका होता है काम करने का कि कैसे समाज को सक्रिय रखा जाए। तो जैसे नए वर्ष का कैलेंडर है ये, और नया वर्ष अभी आ रहा है 10 दिन के बाद, तो यद्यपि वो वर्ष हमारा नहीं होता, जो अंग्रेजी वर्ष है व्यवहार में, क्योंकि इसी को माना हुआ है सब लोगों ने, और 1 जनवरी को बधाइयाँ आने लग जाती हैं, जबकि हम अपना जो नया वर्ष है वो चैत्र प्रतिपदा को मानते हैं। चैत्र मास का पहला दिन प्रतिपदा कहते हैं 1 तारीख को। तो वो जो प्रतिपदा का दिन आता है चैत्र में, हमारा नया वर्ष वो है। और आप देखो विसंगति क्या हो रही है कि यहाँ जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और प्रतिपदा भी उन्हीं दिनों के लगभग आती है। किंतु व्यवहार में अंग्रेजी चल पड़ा, ये अंग्रेजी में से चल पड़ा, उसको लोगों ने अपना लिया, और उसी पर बधाइयाँ हो जाती हैं। नया वर्ष कहते तो हैं, परंतु नया कौन सी चीज़ आई। 1 जनवरी को 31 दिसंबर को, दोनों में तापमान में कोई फर्क नहीं आता, उतनी ठंड अगले दिन होती है, बल्कि बढ़ भी सकती है। जनवरी तो और ज़्यादा ठंडा होता है। वही खान पान, वही वस्त्र पहनना, ओढ़ना, सोना, नयापन कौन सा आता है? कोई नए वर्ष वाली तो कोई बात ही नहीं हो पाती। किंतु हमने क्योंकि माना हुआ है और आज़ादी के बाद उसको चलाते आए, तो हर व्यक्ति व्यवहार में उसी को मानता है। तो उस व्यवहार की दृष्टि से हमने भी उन तिथियों को, क्योंकि सारे कार्य उसी से हो रहे हैं, सर्विस के, दफ्तर के और सारी चीज़ें। किंतु ये भी हमें जरूर देखना चाहिए और हमें कहना भी चाहिए लोगों में कि हम अपनी प्राचीन जो चीज़ें हैं उनको भी जानें, उनको छोड़ें नहीं। हमारा जो वर्ष है नया, वो चैत्र प्रतिपदा से होता है, किंतु व्यवहार में हमको भी जरूरत है, हम जुड़े हुए हैं उस सारे सिस्टम से। इसलिए नए वर्ष में ये जो तिथियों का जो कैलेंडर है, ये भी आवश्यक है, और वो आपने प्रकाशित कर लिया। तो इसके लिए भी आज जो लोकार्पण हुआ बहुत सुंदर तरीके से, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से तरसेम जी का आभारी हूँ। कल आप और जितेंद्र त्रेन जी वहाँ दीनानगर में जो मेहता जी का जो स्कूल है, उसके कार्यक्रम में आप पहुँचे हुए थे। वहीं आपने ये कहा तो मेरा तो खुद ही मन था, आप नहीं कहते तो शायद मैं आपसे पूछता कि शाम को एक बार सब साथी इकट्ठे हो जाएं तो हम आकर के सबसे मिल जाएंगे, आए हुए पास के पास में, नहीं तो वापस ही लौटेंगे, उससे क्या लाभ है। मेरी तो ये आदत का हिस्सा भी है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ ये नहीं कि चैन से जाके लेट गए, बल्कि आसपास साथियों से घर जाकर या इकट्ठे मीटिंग करके बुलाकर बात करने की इच्छा रहती है, ताकि सबसे मिल करके एक नयापन आ जाता है, आपस में आदान प्रदान हो जाता है। किंतु आपने स्वयं कल ये बात कह करके वो रास्ता साफ कर दिया, और आज आप सबके बीच में आकर बहुत प्रसन्नता हुई। सारे बड़े पुराने साथी मैं देख रहा हूँ यहाँ हैं, और हमारी बहनें भी सब, और आपने बहुत बड़े भावपूर्ण तरीके से जो स्वागत किया है उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हम तो परिवार के हिस्से से हैं, स्वागत की कोई आवश्यकता विशेष नहीं होती, पर एक परंपरा और औपचारिकता होती है जो करना पड़ता है आने वाले के लिए, आपने वो की, और उसके लिए बहुत ही आप सबको मैं इस प्रकार से धन्यवाद देता हूँ। एक बात जो बीच में थोड़ा सा स्वामी जी ने संकेत तो किया, किंतु जैसे आपने विचार रखा कि हम अपने संगठन को मजबूत कैसे बनाएं, तो मैं कल से एक बात सोच रहा था, उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब हमारे पास ये स्थान अच्छा बन गया है, और इसका हम सदुपयोग एक दृष्टि से ये करें कि हर वर्ष अब एक नियम बनाएं, कम से कम 50 बच्चों का शिविर 8वीं 9वीं 10वीं, ज़्यादा से ज़्यादा 11वीं 12वीं की हो जाए तो कोई रोक नहीं, 10+2 का 8वीं से लेकर, क्योंकि 8वीं का बच्चा 13-14 साल का हो जाता है, तो वो अपने काम कर सकता है, उठना, सुबह की दिनचर्या करना, खाना खाना, नहाने धोने की सारी चीज़ें इतना समझ हो जाती है उसमें कि वो अपने काम कर लेता है। छोटा बच्चा नहीं कर पाता तो उसके कैंप लगना मुश्किल होते, आवासीय कैंप।
तो विशेषता तो ये रहनी चाहिए कि जब छुट्टियां हों गर्मियों की तो शिविर लगाना शुरू करें। हम सभी लोग शिविरों की थे। आर्य योग परिषद जब बनी थी 1967 में, आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। उस समय आर्यवीर दल थी, किंतु स्वामी इंद्रवेश जी और अग्निवेश जी ये दोनों एकदम युवा अवस्था में निकले और उस समय इनकी उम्र लगभग 27 साल की थी उम्र अग्निवेश जी की, और 29 साल की उम्र थी इंद्रवेश जी की, 67, बल्कि 26 की और 28 की काउंट को गलत नहीं हो, क्योंकि 31 वर्ष और 29 वर्ष की उम्र में तो इन्होंने संन्यास ले लिया था। तो आप ये देखिए कि 27 साल का एक नवयुवक कलकत्ते से आता है और अपनी सर्विस छोड़ के प्रोफेसरी, और वो आ गए और नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए, चद्दर ओढ़नी शुरू कर दी, तहमत कर दिया, कोट पैंट हटा दिया और ये फैसला ले लिया कि पूरी ज़िंदगी इस काम को दे दी। M.Com बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाते थे, यूनिवर्सिटी करते थे, और बहुत अच्छा ऐतिहासिक कॉलेज था वहाँ का, सेंट जेवियर्स कॉलेज, जहाँ आज अगर किसी बच्चे को दाखिल कराना पड़े जेवियर स्कूल में कलकत्ते में तो 5 से लेके 10 लाख रुपए डोनेशन है उसका। स्वामी जी जब थे तो एक आध परिवार, आर्य परिवार के बच्चे जो वहाँ कलकत्ते के दाखिले के लिए आए तो 10 लाख रुपए भी स्वामी जी की सिफारिश चलती थी उसमें, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट रहे हुए थे, प्रोफेसर रहे हुए थे। मैनेजमेंट के लोग इनको इतना वेट देते थे कि स्वामी जी की सिफारिश से एक तो दाखिले होते थे। तो तब हमें मालूम पड़ा कि कितना ज़्यादा उसका प्रतिष्ठा रही होगी। तो वहाँ के वो प्रोफेसर रहे और वो आ गए। इंद्रवेश जी गुरुकुल झज्जर के आचार्य थे, अर्थात प्रिंसिपल थे, और 500 बच्चे पढ़ते थे उनके पास, बहुत अच्छे अच्छे अट्टे कट्टे सब उनको पढ़ाने का काम करते थे। वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, इंद्रदेव और अग्निवेश जी का नाम था प्रोफेसर श्यामराव। ये दोनों जब मिले तो इन्होंने कहा कि भाई युवाओं का काम करने का जिम्मा हमें दे दो। तो उस समय के आर्य समाज की जो लीडरशिप थी उन्होंने नहीं की, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपको हम नहीं दे सकते। 70-80 साल के बाद दिवाकर हंस और पता नहीं कौन कौन आर्य विद्रोह चला गया। तो स्वामी जी ने कहा नौजवान इनसे प्रभावित नहीं होंगे, नौजवान नौजवानों के द्वारा ही आकृष्ट होते हैं। नहीं माने तब ये आर्य युग परिषद बनाकर काम करना शुरू किया। और पंजाब में वीर प्रकाश आर्य हों, ओम प्रकाश आर्य हों, उधर लुधियाना में विजेंद्र भंडारी जी भी चले गए, वो संत कुमार जी हों, और दूसरे तीसरे उनके पीछे पीछे सेन जी आ गए, जितेंद्र प्रेम जी आ गए। ये सारे लोग उस समय शिविर लगाते थे नवयुवकों के, और वो शिविर में आए नवयुवक आर्य समाज में सदस्य बन जाते थे और आर्य समाजों में दल प्रवेश हो जाता था। मैंने खुद की तरह गढ़शंकर में, दीनानगर में और लुधियाना में, अमृतसर में कम से कम भी 10 शिविर तो मैंने खुद लगाए शिक्षक के रूप में, आज से 50 साल पहले। और वहाँ पर तरेसी मैदान लुधियाना में तो 500 लड़के थे। लाला जगत नारायण रमेश और विजय कुमार चोपड़ा ये 3 बार आए, 3 दिन अलग अलग दोनों पिता पुत्र, और वहाँ परेड कराते थे। तो उसमें ये सलामी लेते थे और फिर अखबार में पूरी खबर छापते थे पंजाब केसरी में उस जमाने में। तरेसी मैदान जैन स्कूल था वहाँ, उसमें ये सारे अमृतसर के नौजवान जितने होते थे वो, जैसे आजकल इंद्रपाल है, विजय कुमार उनके भाई जो गुजर गए, और कई कितने थे, वो सारे वहाँ के शिविरार्थी। तो शिविरों से निर्माण होता है, विचार बनते हैं नवयुवकों के। हमारे पास अब अगली पीढ़ी होनी चाहिए, तभी जो है हमारी संस्थाएं, हमारी समाज आगे बढ़ेगा। तो मेरा ये सुझाव है, एक बार लड़कियों के शिविर भी बहुत जरूरी है। वो केवल लड़कियों के ही लगें, लड़कियां ही उनको सिखाएं, लड़कियां ही उनके व्यवहार में उनके साथ रहें और उनको अच्छे विचारों से भर दें। वो बढ़िया, उनका आत्मबल बढ़ाएं, उनको बोलना सिखाएं, गीत गाना सिखाएं मंच पर, इस तरह से। और जो बच्चे हैं हमारे लड़के हैं उनके अलग कैंप, पहले उनके लग जाए फिर लड़कियों के भी। 2 कैंप तो अपने समाज में साल में जरूर लगने चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है जब इतने बड़े बड़े आयोजन के लिए आप सब लोगों से जो है सहयोग लेकर के उनको सफल बना लेते हैं, तो शिविर भी आपके असफल नहीं हो सकते, परंतु आपको 50 वर्कर नए मिल जाएंगे। फिर आपको आर्य समाज में खुशकी नहीं दिखाई देगी। जब आपका आह्वान होगा, नवयुवक दौड़ करके झंडे ले लेकर के आएंगे, जिम्मेदारियां लेंगे, लंगर में काम करना है, एज में काम करना है और किसी काम में, और वही नवयुवक फिर भविष्य के नेता बन जाएंगे, वही फिर आगे आर्य समाज के अधिकारी बनेंगे धीरे धीरे, जब वो और उम्र पा जाएंगे और ज़्यादा योग्य बन जाएंगे। तो एक तो मेरा ये सुझाव है कि शिविरों की परंपरा चालू करनी चाहिए। ये मैंने ओम प्रकाश जी को भी कहा है
कि आप भी शिविर लगाना शुरू करो, नहीं तो आपके बाद यहाँ भी चैप्टर बंद हो जाएगा, कौन चलाएगा बताओ। नए आदमी तो तैयार हो नहीं रहे। तो यहाँ भी पुरानी पीढ़ी में मास्टर गुरजीत सिंह जी को इतने लंबे समय से देख रहा हूँ। अब सर्दी आ गई है, उम्र भी काफ़ी हो गई है, थोड़े से मतलब दबाव पड़ रहा है, और भी कई हैं जो बड़ी पुरानी उम्र के लोग हैं। तो धीरे धीरे नई एंट्री, नई भर्ती होना जरूरी है। दूसरे, मेरा एक सुझाव ये भी है, हमारी बहनों का संगठन वैसे तो यहाँ बहुत अच्छा है, राजवैल में कहाँ है, नीचे हैं, तो परंतु फिर भी ये सोनिया जी हैं, बहन जी, और ये प्रयास करें कि महिलाओं का भी और सशक्त संगठन बनाए। दो हिस्से करें उसके, एक युवती परिषद बनाए और एक स्त्री आर्य समाज। भले इसकी भी सदस्य रहें, कोई दिक्कत नहीं, पर स्त्री आर्य समाज भी पंडित जी बननी चाहिए। उनका अपना एक अलग महत्व रहता है। सब समाजों में दोनों समाज है, स्त्री समाज भी है और पुरुष समाज भी है, उनका अपना भी सत्संग होना चाहिए, उसमें गीत भजन और सारी चीज़ें हों और वो अपनी बातें करें खुद। तो ये जो कार्यक्रम है, ये नियमित रूप से चाहे कोई आता है चाहे नहीं आता है, प्रोग्राम अपने नियमित तय कर लो। साप्ताहिक सत्संग होता है कि नहीं? होता है। साप्ताहिक सत्संग होता है तो वो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो अमावस्या और पूर्णिमा को विशेष रूप से ऐसा बना लो प्रोग्राम। हाँ, तो ये जैसे स्त्री समाज, पुरुष समाज, ये दोनों बन जाए, आर्य योग परिषद और आर्य युवती परिषद दोनों बनाओ। चाहे 5 ही लड़कियां हैं, उनमें से भी एक को प्रधान, एक को मंत्री और एक को कोषाध्यक्ष बना के उनको कहो कि तुमने अपने और सदस्य बनाने हैं, अपनी जो साथ की लड़कियां हैं, सहेलियां हैं, और एक संगठन बना के दिखाओ, कम से कम 11 की सदस्यता करो, फिर उसके बाद इतने बड़े बढ़ते जाए। ऐसे युवकों को भी अब आप लोगों के और अपने सामने वो माता पिता सफल माने जाते हैं, वो माता पिता समझदार माने जाते हैं जो अपने सामने अपनी संतान को जिम्मेदारी निभाते हुए देख लेते हैं। उनको फिर मन में पश्चाताप नहीं होता कि मेरे बाद घर का क्या होगा, मेरे बाद घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, बच्चे तो योग्य बने नहीं। किंतु बच्चों को योग्य बनने का मौका दो, उनको एक बार जरा जिम्मेदारी देकर के टेस्ट में तो डालो कि भाई लो तुमने करना है। जो माता पिता अपने बच्चों को पहले सिखा देते हैं, फ्री हो जाते हैं। इसी को तो वानप्रस्थ कहते हैं। और क्या है वानप्रस्थ? कोई भागने का नाम नहीं है, वानप्रस्थ है इसी चीज का नाम कि आप अपना दायित्व बोझ सारा का सारा अपने बच्चों पर डाल दो, ताकि वो ये समझेगा अब हमको ही करना है, पिताजी ने तो सौंप दिया, ये तो हमें समझा देंगे, कभी कभी कुछ बता देंगे, काम तो अब हमको ही करना है। और अगर वो सफल हो गए तो आपका कामयाब हो गया जीवन, आप निश्चिंत हो जाओगे कि अब कुछ भी नहीं, इतना योग्य लड़के हो गए, सारा काम बढ़िया से संभाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि संगठनों में भी ये होता है। संगठन में जब आदमी ये देख ले कि मैं अगर कल स्वस्थ हो जाऊँ, बैठ जाऊँ, या कोई बात हो जाए, या खाने का ही आ जाए, काल आ जाए कि जाना ही पड़ेगा, तो पीछे ये ना लगे कि कौन संभालेगा। सेठ जी ने ठीक कहा, स्वामी इंद्रवेश जी चले गए, अचानक गए। पहले दिन मेरी बात हुई उनसे रात को, क्या 1 घंटे तक रात में, और अगले दिन का ये तय हो गया कि मैं भी आता हूँ दिल्ली और आप आ जाओ। मैं चंडीगढ़ था, स्वामी जी लौट सकते। ये तय करके सोए थे कि मैं सुबह ही चलूँगा, मैं रोज दिल्ली आ जाऊँगा, अग्निवेश जी से बात करेंगे। बात उस समय की थी जब अग्निवेश जी ने बयान दिया था अमृतसर में सत्याग्रह प्रकाश को लेकर, तो गवर्नर हो गया सब जगह। मुझे भी चंडीगढ़ आर्य समाज 22 सेक्टर में लोगों ने सवाल पर सवाल पूछने शुरू कर दिए, मेरा व्याख्यान था, तो मैंने तो अपने चलो उत्तर दे दिए, सबको अच्छी तरह से निरुत्तर भी कर दिया। किंतु इंद्रवेश जी का ये कहना था, नहीं आप आ जाओ, मैं भी आता हूँ, स्वामी जी से बैठ के बात करेंगे कि ये सारे बखेड़े नहीं होने चाहिए। ये कह करके सोए, और अगले दिन सुबह उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, और दोपहर के 1 बजे तक उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, बिगड़ती 2 बार अटैक आया उनको। मैं दिल्ली था, मैं आने वाले उनकी वेट कर रहे थे, दोपहर का खाना खाएंगे तब आ जाएंगे। ये तो उस समय टेलीफोन ही आया कि स्वामी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और अभी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप लोग जल्दी से आ जाओ। तो वहाँ प्रेस के लोग बुला रखे थे, स्वामी जी ने अग्निवेश जी ने जंतर मंतर रोड पर। तो मैंने जाके उनसे कहा कि मैं रोहतक जा रहा हूँ, तुरंत निकल रहा हूँ, क्योंकि स्वामी जी की तबीयत खराब हो गई, ऐसा समाचार आया है। बोले क्यों, क्या बात हुई? मैंने ये कुछ नहीं पता लगा, भी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अब वो अच्छे थे, तो उन्होंने भी वो स्थगित कर दिया तुरंत। बोले मैं भी चलता हूँ, और हम चले। तो बहादुरगढ़ आते आते हमको सूचना मिलती कि स्वामी जी अब नहीं रहे। तो एकदम पहाड़ जैसा जैसे होता ना, गिरता ऐसी, इतना बड़ा, बहुत बड़ा, हम बिल्कुल समझ नहीं पाए कि अब कैसे क्या करें। अब जो कुछ भी हुआ तो ईश्वर ने बुद्धि दी। वैसे तो संन्यास का मार्ग तो बहुत पहले से ही LLB करने के बाद मैंने अपना ही लिया था इसी कार्य क्षेत्र में, परंतु इंद्रवेश जी हमेशा रोक देते थे कि नहीं अभी आप सन्यासी तो हो ही,
आपको यूनिवर्सिटियों में जगह जगह जाना पड़ता है, इन कपड़ों में पहनने के बाद फिर आपको थोड़ा रिजर्व रहना पड़ेगा, तो अभी मत करो, आप तो संन्यास भाव है, बस ठीक है चलते रहो। तो मैं 10 साल पहले सन्यासी बन गया था, परंतु वो मना करते रहते थे, उन्हीं से दीक्षा लेनी थी। अब वो अचानक चले गए, तो वहाँ हम रोज सुबह शाम यज्ञ करते थे शांति यज्ञ उनकी स्मृति में, और 12 जून की डेट रख दी है, 18 जून की श्रद्धांजलि सभा की। तो 16 तारीख को मेरे मन में ये विचार आया, मुझे सुझाव दिया इंदुरेसी के भाई थे छोटे, वो भी LLB किए हुए थे, नौजवान अच्छे थे। वो बोले आप संन्यास की दीक्षा, मैंने कहा मैं संन्यास का संकल्प ले लूँगा उस दिन कि मैं सन्यासी बनूंगा। बोले जब संकल्प भी लेना है तो हम ले लो उस दिन, संकल्प ना लेना, उस दिन लिए हुए संन्यास का सबसे ज़्यादा महत्व होगा। हजारों लोग होंगे, सब देखेंगे कि इंद्रवेश जी तो चले गए, बट एक दूसरा स्वामी दिए गए, तो सबसे पहचान हो जाएगी। आप इसको डिले मत करो, अगर सन्यासी बनना ही है तो। वो बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं दिल्ली गया, और दिल्ली में बहुत बड़ी श्रद्धांजलि सभा 17 तारीख को रखी थी, 18 को तक शक्तिनगर में अग्निवेश जी की अध्यक्षता में थी। वहाँ जब मैं बोला सबसे आखिर में, तो मैं थोड़ा बोलने में भी बड़ा मुश्किल की कला सा बन जाता था 1 मिनट में। मैंने कहा मैं बोलूँगा नहीं ज़्यादा, बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरी श्रद्धांजलि स्वामी जी को यही है कि कल सुबह मैं संन्यास की दीक्षा लूँगा। जैसे ही मैंने कहा तो एकदम सुगुगाहट होगी कि अगला फैसला ले लिया, और अग्निवेश जी कहने लगे ये क्या घोषणा कर दी आपने, तो फोन पर मुझे बताया था कि मैं संकल्प ले लूँगा, अब एकदम कल सुबह संन्यास की दीक्षा। मैंने कहा जी बस ये मेरा मन बन गया, अब कल दीक्षा लूँगा, यही एक तरीका और कोई रास्ता नहीं। तो कई सन्यासी थे, सब लोगों ने पूछा किससे लोगे, कैसे करोगे, किससे संन्यास लोगे। मैंने कहा देखो मैंने संन्यास की दीक्षा ले ली थी स्वामी इंद्रवेश जी से, उनके जीवन से मैंने प्रभावित हुआ बचपन में, और वो तो चले गए। अब दूसरे बच गए हैं अग्निवेश जी, जो उनकी कॉपी में मानता, उनका त्याग बलिदान, उनका जो जीवन है मेरे लिए वो बहुत प्रेरणादायक है। वो अगर मना कर देंगे तो फिर मैं यज्ञ करके स्वयं स्वामी श्रद्धानंद जी की तरह से अपने आप दीक्षा करूँगा। स्वामी श्रद्धानंद जी ने दीक्षा को नहीं बनाया, उन्होंने इसीलिए नाम श्रद्धा रखा, उन्होंने श्रद्धानंद, उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ करके अपने वस्त्र परिवर्तन करके ईश्वर को साक्षी करके अपने आप को सन्यासी बना लिया था। तो फिर मैं श्रद्धानंद की परंपरा में आता हूँ, तो अग्निवेश जी के साथ फिर मैं जंतर मंतर चला गया, बोले कोई नहीं, मैं आप तैयार हो जाओ और यहाँ से कपड़े ले, उनके कपड़े ही लिए, मेरे पास कपड़े तो थे नहीं, कपड़ा भी वो थोड़ा मेरा कर मुझे, किंतु क्या था लिया जो भी जैसा मिल गया, सिले हुए कपड़े एक जोड़ा कपड़े थे। तब रात को उन्होंने कहा, जब जा रहा था कि आप आचार्य सुदर्शन देव जी को कहो कि वो पौरोहित्य करेंगे। आचार्य सुदर्शन देव बहुत बड़े विद्वान थे और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा भी थी, तो उनको मैंने जगाया रात के 12 बजे, सोए हुए थे, उनके बेटे ने जगा दिया। तो मैंने कहा आपको मेरे संन्यास की दीक्षा का पौरोहित्य करना है, सुबह 7:30 बजे आपको आना पड़ेगा, क्योंकि 9 बजे सभा शुरू हो जाएगी, तब से पहले ही ये काम होना है, उसके बाद तो फिर भीड़ हो जाएगी, क्योंकि हरियाणा की पूरी सरकार आई थी, चीफ मिनिस्टर थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कई मिनिस्टर, बड़ा हजूम था 10,000। तो वो आगे रेसिपी आगे नाम पर बड़ा चला, तो वेद प्रताप वैदिक से फोन कर पूछा, वो आ नहीं पाए, तब मैं तो ऐसे फंस गया, पर नाम आर्यवेश रखो, ये आर्यवेश नाम वेद प्रताप वैदिक ने सुझाव दिया, नहीं तो मेरा पुराना जो नाम था उसके साथ जोड़ के नाम रखना चाह रहे थे, किंतु फिर आर्यवेश नाम आ गया, तो ये भी एक संयोग होता है कोई। तो ऐसे करके ये जो संगठन बना, ये आर्य योग परिषद के माध्यम से आज हमारे समाज, सार्वजनिक सभा, पंजाब सभा, गुरुकुल कांगड़ी, सारी चीज़ों में जितने भी आज हम लोगों का प्रवेश हुआ है, इसकी नींव में आर्य योग परिषद है, इसकी नींव में शिविर है, इसकी नींव में हमने वहाँ से ली हुई ट्रेनिंग है, वही दोबारा से संगठन को खड़ा करेगी, मेरा ऐसा मानना है। अपने गांव के ही बच्चे घर घर में छांट लो, भले जब थोड़े हो जाए शुरू में कोई दिक्कत नहीं, तो आप अपील करेंगे, गुरदासपुर है और आसपास में दीनानगर है, परिवार है हमारे अपने, उन्हीं से बच्चे तैयार हो जाएंगे कि छुट्टियों में 5 दिन के 7 दिन के लिए आना होगा। उसके लिए व्यायाम शिक्षक की व्यवस्था स्वामी जी करेंगे, ये भेजेंगे, जो प्रशिक्षण देंगे उनको यहाँ पर विधिवत व्यायाम सिखाएंगे, और पंडित जी है अपने गुलशन जी, ये जो है यहाँ पर उनको संध्या वंदन आदि, कर्मकांड आदि रोज बताएंगे, और विद्वान आएंगे वो व्याख्यान दे करके उनको बौद्धिक देंगे, तो उनमें इतना मजबूती से विचार उतरेगा कि वो फिर ठोस आगे हमारे संगठन के आधार बनेंगे। तो मेरा ये सुझाव है कि इस बार गर्मियों में एक परीक्षण शुरू करो,
और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें आपको सफलता मिलेगी, उत्साह मिलेगा, नए कार्यकर्ता मिलेंगे और आर्य समाज की गतिविधियों को किसी न किसी रूप में थोड़ा जैसे और आर्य समाज का जैसे चलता रहता है ना कि साप्ताहिक सत्संग हो गया उसके बाद कुछ नहीं है, नहीं, ढूंढते रहे हम कि कहाँ हम जा करके अपनी भूमिका निभा सकते हैं, ऐसे ऐसे मौके तलाश करो। यहाँ कोई विद्यालय है, स्कूल है, उनमें जाना शुरू कर दो। इतनी बातें तो जो वहाँ मास्टर है उससे आप 10 गुना ज़्यादा जानते हो अच्छी बातें बताने के लिए, कि पंडित जी वगैरह चले जाए, 2-4 दिन गए स्कूल में गए, समय ले लिया आधा घंटे का, उसमें व्याख्यान दे दिया भाई हमारे समाज बरनाला के लोग हैं और हम इस तरह से आए हैं, वहाँ पर विचार दिया, 4 आदमी वहाँ तैयार हो गए। ऐसे हम अपने कार्य को गतिशील बना के रखें ताकि कार्यकर्ताओं में भी निराशा न आए, कार्यकर्ता उत्साहित हो ही रहते हैं, जहाँ कुछ न कुछ होता रहता है, उनको भी काम मिलता रहता है। तो अंत में मुझे जैसे आदरणीय प्रसेन जी ने एक संकेत किया कि आपका स्वास्थ्य जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब मेरे लिए एक समस्या ही बन गई, सच कह रहा हूँ मैं, कि मेरे शरीर का और मेरे मन का एक स्वधर्म बन गया। यदि मैं 4 दिन विश्राम कर लूँ तो मुझे फिर बुखार आने लगता है और मैं दौड़ता रहता हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता लगता कि कब बुखार आया कब नहीं आया, उल्टा हो रहा है। तो ये आप देखिए कितने लंबे, उस दिन मैं अमृतसर से चला हूँ, हम 6.5 घंटे में दिल्ली पहुँचे। वहाँ अमेरिका से एक परिवार आए हुए थे जिनके विवाह का अवसर था, उनका बहुत बड़ा आग्रह था कि आपको आना है, आना है। हम सीधे वहीं गए और वहाँ से रात को 12:30 बजे आए सोए। उससे 1 दिन 2 दिन के बाद जो है जोधपुर जाना था। जोधपुर वहाँ उनकी अंत शताब्दी थी, आर्य समाज है, वहाँ पर एक बहुत अच्छी समाज है बाबूपुरा, और वो नायक समाज के लोग हैं, दलित समाज कह लीजिएगा, वो बहुत अच्छी समाज है, 1.5 एकड़ जमीन है, उसमें थोड़ी भव्य उन्होंने समाज बना रखी है, उसका बड़ा समारोह था, अशोक गहलोत और कई लोग बुला रखे थे। तो वहाँ हमको जाना था, वहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से जाते मैं परसों दिल्ली और 23 को सुबह की फ्लाइट है, कलकत्ता जाना है, वहाँ एक प्रोग्राम का उद्घाटन करके और रात की ट्रेन पकड़ के जाऊँगा रांची झारखंड। वहाँ 24 को वहाँ रहूँगा, 25 को वहीं से फिर वापस कलकत्ते आऊँगा और वहाँ से वापस लौट के फिर उसके बाद कहीं हिसार का है तो कहीं हरिद्वार। मुझे कांगड़ी जाना था, स्वामी जी को कांगड़ी जाना है। ये 22 को गुरुकुल कांगड़ी जाएगी, संविधान बलिदान दिवस है। 23 को ये वहाँ रहेंगे, स्वामी रामदेव से लेके और सब लोग आ रहे हैं और हमारी सभा की तरफ से ये उसमें रहेंगे। तो ऐसे करके प्रयास तो करते हैं कि स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, किंतु फिर भी अब कुछ ऐसी सामाजिक बंधन बन गया और बल्कि ये स्थिति बन गई है उससे भी कि वो एक कहानी आती है ना कि कुछ लोग किसी जगह फैक्ट्री में काम करते थे, कंबल बनाने की इंडस्ट्री थी, मोटे मोटे कंबल बनते थे, तो किसी के मन में लालच आ गया एक दो कार्यकर्ताओं के कि भाई इतने कंबल बनते हैं, सेठ को क्या फर्क पड़ता है, एक गांठ जो निकाल के बाहर फेंक दो इस नदी में, आगे इसको निकाल लेंगे और अपना इसको जो है सुखा के अपना काम ले लेंगे। तो एक गांठ कंबल की डालती साथ में से नदी जाती थी फैक्ट्री, और आगे जा कर के जब वो निकालने लगे तो वो भारी भीग गया था, बहुत ज़्यादा हो रखा था, तो कभी कंबल ऊपर और कभी वो व्यक्ति ऊपर। तो बाहर वाले कहने लगे बोले तो रीछ लगता है, क्योंकि वो मोटे मोटे कंबल थे तो थोड़ा अंधेरा सा हो गया, तो रीछ, बोले रीछ है। बोले भाई अगर रीछ है तो छोड़ दे, कोई ज़रूरत नहीं, इसको जो है बाद में हमारे गलत करनी होगी तो निकला। बोले मैं तो छोड़ दूँ, ये नहीं छोड़ता। वो रीछ ने हाथ पकड़ लिया, रीछ आ गया कंबल की जगह, कंबल तो रह गए कहीं, रीछ जो आ रहा था वो पकड़ लिया, तो हालत